हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और आज हम क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति पढ़ेंगे। मैं इस चैप्टर के पहले बहुत वीडियो बना चुकी हूँ। करीब इसके मैं 3 पार्ट्स वाले वीडियो बना चुकी हूँ। ये चौथा पार्ट है और इसी में मैं पाँचों पार्ट भी पढ़ाऊँगी। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले उन्हें देख लीजिए ताकि आपको चैप्टर समझने में क्लियरिटी हो। बीच बीच में से आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि वर्ड्स टर्म्स जो होते हैं हम इंट्रोडक्शन वीडियोस में समझ चुके होते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी पिछली वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देख लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 4 का नाम है अक्टूबर क्रांति के बाद क्या बदला। मैं इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने अक्टूबर क्रांति और अक्टूबर क्रांति से पहले जुलाई और फरवरी में जो क्रांति हुई उन सभी क्रांति, या फिर 1905 में जो क्रांति हुई उन सभी क्रांतियों के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब मैं सीधा अक्टूबर क्रांति के बाद के बदलावों की बात करूँगी इसमें। तो यहाँ पे है कि मैंने इसको इजी बनाने के लिए और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखने के लिए इसको काफ़ी एक तरीके से डिवीज़न करके देखा है, क्योंकि 3 मेन जो डायमेंशन होते हैं उन डायमेंशन से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है सामाजिक और आर्थिक बदलाव। मैंने इन दोनों को एक ही कर दिया है, क्योंकि समाज में किसी प्रकार का बदलाव होगा तो हमें आर्थिक रूप से ज़रूर उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, या फिर आर्थिक रूप से कोई भी बदलाव होगा समाज पर उसका ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको दोनों मिलाकर समझाने की कोशिश की है। पहला जो बदलाव वो आया है कि वेल्शोविक निजी संपत्ति व्यवस्था के खिलाफ थे। यानी जो वेल्शोविक वहाँ के जो क्रांतिकारी थे वो लोग शुरू से, क्योंकि रूस की व्यवस्था ही हमेशा ऐसी रही है, समाजवादी व्यवस्था। वो हम जमीन से मेरा मतलब है कि जो निचला स्तर है, जो किसान श्रमिक वर्ग है या अपर मिडिल क्लास जो है, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं या उनका जो रहन सहन है वो बहुत समाजवादी रहा है। तो इसके कारण उनके मन में हमेशा निजी संपत्ति या निजी संपत्ति वाले जो लोग हैं उनके प्रति एक अलग सा बोल सकते हैं कि भावना रहती है। वह उन्हें उस अच्छे नज़रिए से नहीं देखना पसंद करते हैं। तो हमेशा चाहते हैं कि समाजवाद जैसी व्यवस्था अपनाए लोग और सब मिलजुल कर रहें, क्योंकि समाजवाद शब्द का मतलब ही है कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ समाज के सभी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाए, और उसमें कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा हुआ अपने आर्थिक रूप से या किसी भी डिवीज़न से, जैसे धार्मिक हो गया, राजनीति हो गया, किसी प्रकार से वह डिवाइड नहीं होगा, वो हमेशा बराबर ही कहलाएगा। ये समाजवाद की जो मूल हम बोल सकते हैं डेफिनेशन है, इसके ऊपर पूरा समाजवाद खड़ा है। और उसने आगे इस पर हमेशा समय के साथ बदलाव होते हैं, तो समाजवाद में भी अलग तरह के बदलाव आए हैं, लेकिन जो उसका मूल हम बोल सकते हैं जो परिभाषा है वो यही है। और यही चीज़ वहाँ के लोगों में थी। तो जो लोग क्रांति करे थे या जिन्होंने क्रांति की थी उन्हें वॉल्शोविक कहा गया, क्योंकि वो लोग वॉल्शोविक पार्टी से प्रभावित थे, उसकी विचारधारा से। इसलिए वह लोग निजी संपत्ति व्यवस्था थी, जो कि अमीर लोग ज़्यादा संपत्तियाँ रखते हैं, या फिर गरीबों के पास भी अगर कोई संपत्ति है और वह उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है, या फिर राजाओं के पास और सरकारी वस्तुएं हैं वगैरह, ये जो व्यवस्थाएं थी वह इसके बहुत खिलाफ थे। वो कहते हैं कि सभी को बराबर मिली जाए, सबको उसकी बराबर में भी उनकी ज़रूरतों के हिसाब से मिली जाए। अगर किसी का परिवार 27-28 लोगों का है, बड़ा परिवार है, या 10-15 लोगों का है, तो उनको उसी चीज़ से दिया जाएगा। कोई 4 व्यक्ति का परिवार है तो वह 4 व्यक्ति के परिवार की ज़रूरत के हिसाब से अपनी संपत्ति का अर्जन कर सकता है। यह उनका एक मेन कॉन्सेप्ट था निजी संपत्ति के खिलाफ। इसी तरीके से उन्होंने जो और बदलाव किए, क्योंकि उस समय उनका नेता और रूस का भी नेता जो बन चुका था वो था व्लादिमीर लेनिन। तो उसने और भी जो बदलाव किया, उसमें सबसे जो उसने बड़ा बदलाव किया वो था उद्योग व बैंक का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण मतलब कि अब ये कोई भी निजी उद्योगपति या कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी उद्योग या बैंकों को संचालित करता है, यानी उसे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, अगर उसका मालिक है वो, तो वह राष्ट्रीयकरण के माध्यम से उसका संचालन सरकार करेगी। उसमें जो भी बदलाव होंगे, जो भी डिसीजन लेने होंगे, सब सरकार के हाथ में होंगे। इसको कोई व्यक्ति अपने
अपने पसंद से अपने फ़ायदे के अनुसार नहीं देखेगा, वो सरकार देखेगी और समाज के फ़ायदे मतलब उसकी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम लोगों को पहुंचे उसका फ़ायदा, उस प्रकार की वो नीतियां बनाएंगी। तो इसलिए बैंक और उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उन्होंने क्या करा, निजी संपत्ति व्यवस्था उन्होंने ख़त्म की, ठीक है, उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया। तो इन दोनों चीज़ों से क्या पता लग रहा है कि ये लोग सामाजिक संपत्ति के कितने पक्षधर थे, मतलब कितने सपोर्टिव थे ये लोग, क्योंकि अगर ये चीज़ें दोनों निजी लोगों के हाथ में थी, इसीलिए तो ये लोग जो रूस की जो समाज था, जो वो हम बोल सकते हैं अमीर और गरीब के डिवीज़न में था। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहला काम जो किया कि जितनी भी ज़मीनें थी, चाहे वो छोटे किसानों के पास हो, मध्यम किसानों के पास हो या बड़े किसानों के पास हो, सबका उन्होंने सामाजिक संपत्तिकरण किया। मतलब कि अब पहले सबको मिलाया जाएगा, फिर सबको ज़रूरत के हिसाब से बांट दिया जाएगा। तो ये देखिए, किसानों को जमींदारों की ज़मीन हड़पने की अनुमति दे दी गई, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ज़मींदार, या फिर हम बोल सकते हैं सामंत व्यक्ति थे, जो सामंतवादी लोग थे, सामंती जिन्हें बोला जाता है, इन लोगों के पास बहुत ज़मीनें हुआ करती थी, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें, और फिर इनके ऊपर मतलब इनके भरोसे छोटे किसान काम करते थे इनकी ज़मीनों पर। इसलिए इन चीज़ों को सरकार ने बोला कि किसान ज़मींदारों की ज़मीन लेकर किसानी कर सकते हैं। और फिर उन्होंने सभी बड़े घरों को तोड़े, संपत्तियां उनकी छीनी, उन्होंने लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उनका घर छोड़ दिया कि जितने लोग हैं उनकी जितनी ज़रूरत है, जितने घरों में, वो छोड़ दिया जाए, बाकी सब सरकार के हाथ में आ जाएगी। अभिजात वर्गों की पदवियां समाप्त कर दी गई। अभिजात वर्ग मतलब जिन्हें इंटेलेक्चुअल या अमीर लोगों की कैटेगरी में रखा जाता है, उनको जो भी पदवियां, मतलब जो भी उनको रिस्पेक्ट वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे ऑनर, माय लॉर्ड्स, माय मेजेस्टी, सर, मैडम, ये सब चीज़ें उन्होंने बंद कर दी, क्योंकि ये एक सोशल डिवीज़न को दिखाता है कि समाज में किस प्रकार का एक डिवीज़न चल रहा है। ये तो हमने बात की सामाजिक और आर्थिक। अब आप इस बात को सोचिए कि अगर इन दोनों में से कोई भी बदलाव होगा तो पक्का है कि हमारी राजनीति में भी बदलाव आएगा ही। अगर आप अपने ही समाज में देखें कि अगर आर्थिक रूप से किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा विकास हो रहा है या किसी एक क्षेत्र में कम विकास हो रहा है, तो उसकी राजनीति वहाँ पे प्रभावित होती हुई दिखाई देगी। तो इसी प्रकार, क्योंकि वहाँ का नेता लेनिन था, तो इसी प्रकार वहाँ की राजनीति में भी, जो क्योंकि एक समाजवादी नेता था लेनिन, तो उनकी राजनीति में भी समाजवाद के बहुत सारे गुण देखने को मिलते हैं। जो उसने सबसे पहला काम किया कि उसने खुद को जितने भी और अन्य लोग थे, जैसे जार के समर्थक थे या जो लोग उदारवादी, जो अन्य विचारधाराओं के लोग वहाँ पर रहते थे या समर्थन करते थे, उनसे खुद को अलग बताने के लिए उसने सेना की और सरकारी अफसरों की वर्दियाँ बदल दी। आपको एक बात याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के समय भी क्रांतिकारियों ने अपने आप को खुद से अलग और अपना विरोध प्रदर्शन के लिए सबसे पहले उन्होंने अपने ड्रेसिंग सेंस को बदला, यानी ड्रेसिंग स्टाइल को बदला, और उनका तो एक निशान बनाया उन्होंने अपना लाल टोपी। इसी प्रकार यहाँ पे भी इन्होंने एक निशान बनाया सोवियत टोपी, ये है बुदियोनोव्का, ठीक है, ये उनकी टोपी का नाम था, ये एक रशियन वर्ड है। तो ये चीज़ें दिखाती है कि आपको अगर किसी प्रकार का बदलाव लाना है तो आपको अपने पहनावे, अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना पड़ेगा उस चीज़ को समर्थन देने के लिए। ये हम फ्रेंच क्रांति से भी सीख चुके हैं और अब रशियन क्रांति में भी यही चीज़ें देखने को मिलती है। और एक और जो बदलाव हुआ वो ये था कि वेल्शोविक पार्टी ने रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, ये वेल्शोविक पार्टी थी जो पहले लेनिन जिनका नेता है, उन्होंने अपना नाम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया, क्योंकि इससे जो लोग जिनको अभी भी इस बात का डाउट था कि ये पार्टी समाजवादी है कि नहीं है, तो उन्हें इस बात का डाउट क्लियर हो जाए कि हम सिर्फ समाजवाद के ही समर्थक हैं और रूस में समाजवाद जैसे ही राजनीति या उसका समाज ऐसा ही रहेगा। इन्होंने इस रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ने 1917 में, क्योंकि जब अक्टूबर क्रांति हुई तो नवंबर में उन्होंने चुनाव की बात की, लेकिन चुनाव करवाए, लेकिन चुनाव में इन्हें ज़्यादा वोट नहीं मिले। उसके बाद इन्होंने क्या करा लेनिन ने कि 1918 की शुरुआती दौर में, हम जनवरी, फरवरी या मार्च भी बोल सकते हैं, जो भी शुरुआती दौर था, उसमें पूरी की पूरी असेंबली को ही अमान्य घोषित कर दिया। क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो तो एक अंतरिम सरकार थी जिसे असेंबली के नाम दिया गया था, बोला जाता था, या विधानसभा बोल सकते हैं हम इन्हें। तो वो असेंबली के साथ ही ये लोग ही मतलब जितने भी डिसीजन लिए जाते थे लेते थे। तो जब वो लेनिन की पार्टी चुनाव में हार गई तो इसने असेंबली को अमान्य घोषित कर दिया और उसने
कहा, मतलब उसका सेंटेंस है ये सेंटेंस आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। असेंबली से ज़्यादा लोकतांत्रिक है अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस। उसने इस बात को कहा कि असेंबली बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है, ये एक तानाशाही सरकार के रूप में काम कर रही है, ये सिर्फ बड़े और अमीर वर्गों को ही फायदा पहुंचा रही है। तो उसने इसे ही अमान्य घोषित कर दिया और उसने बोला कि अब अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस ही लोकतांत्रिक है। और ये इसका क्या असर हुआ असेंबली घोषित करने के बाद कि ये पार्टी एकमात्र पार्टी रशिया में बच गई। इसके कारण रूस एक दलीय व्यवस्था मतलब रूस में शुरू हो गई। मतलब अब रूस में कोई भी अन्य पार्टी चुनाव के लिए खड़ी नहीं हो सकती है। राजनीति में किसी और पार्टी को खड़े होने का कोई अधिकार नहीं है। आपको मतलब आपने तो देखा ही होगा कि इंडिया में कितनी सारी पार्टीज हैं। आप क्षेत्रीय स्तर पे देखिए या राज्य स्तर पे या फिर हम राष्ट्रीय स्तर पे देखते हैं, कितनी सारी पार्टीज हैं। आप मतलब अगर जैसे आपके पेरेंट्स जब वोट डालने आते हैं तो आपने पूछा होगा उनसे कि वोट कैसे, तो वो बताते होंगे कि एक लंबी लिस्ट होती है कैंडिडेट्स की। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पार्टी खड़ी करने का राजनीति में अधिकार है, जो रूस में अब बंद हो चुका था। वहाँ पे एक ही पार्टी रहेगी और उसका नाम था अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस। इस पार्टी के के जो सदस्य हैं, इस पार्टी के बोल सकते हैं, इस विचारधारा के जो लोग थे, बेल्शेविक लोग थे, उन्होंने मार्च में ब्रेस्ट लिटोवस्क जगह है रूस में, वहाँ पर जर्मनी के साथ संधि कर ली। क्योंकि 18 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो चुका था, तो रूस ने जर्मनी के साथ संधि कर ली। तो इसका क्या असर हुआ कि जो उसके नेता थे, हम बोल सकते हैं अन्य जो नेता थे, उदारवादी नेता या फिर जार समर्थक नेता या फिर अंतरिम सरकार के जो लोग थे, वो इस बात का विरोध करने लगे कि रूस बेल्शेविकों को ऐसा नहीं करना चाहिए, जर्मनी के साथ संधि नहीं करनी चाहिए। इस बात का विरोध होने लगा। लेकिन हम उससे पहले देख लेते हैं कि जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस है, उसने क्या क्या काम किए, क्या बदलाव हुए। उसको राष्ट्रीय संसद का दर्जा दे दिया गया। मैंने आपको बताया कि कैसे उसने अपने आप को एक मात्र पार्टी के रूप में स्थापित कर लिया। उसने जो एक काम किया पहला सबसे बड़ा, ट्रेड यूनियन पर उसने नियंत्रण किया। उसने बोला कि जितने भी ट्रेड यूनियंस होंगे इंडिया में, उन सब पर इस पार्टी का नियंत्रण होगा। वह ये यूनियंस इस पार्टी को कुछ भी कार्य का जवाब देंगे अगर उन्होंने कुछ भी काम किया तो। उसने एक गुप्त पुलिस रखी क्योंकि बहुत ज़रूरी थी। पहले उसको चेका कहा जाता था, लेकिन बाद में उसका नाम, ये देखिए यहाँ पे, OGPU और फिर NDVK कर दिया गया। पहला नाम चेका, फिर OGPU, फिर NDVK कर दिया गया। और जो भी व्यक्ति बोल्शेविकों की आलोचना करता था उसको सख्त सजाएं मिलती थी, उसे दंड दिया जाता था, जेल में डाल दिए जाते थे ये लोग, हो सकता था इन्हें देश निकाला भी दे दिया जाए। तो ये सब चीज़ें होती थी कि आप अब इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। इसमें जो बहुत बोल सकते हैं पॉजिटिव चीज़ हुई थी कि जितने भी लेखक, शिल्पकार या वास्तुशिल्प वाले जो लोग होते हैं, इनको काम करने का, सोचने का एक नया क्षेत्र मिल गया था। अब लेखक सिर्फ किसी एक विचारधारा पर लिख नहीं सकते थे, वह नई नई बातें लिख सकते थे, वह समाजवाद का समर्थन कर सकते थे, क्योंकि उनकी जो पार्टी है वो राजनीति की, हम बोल सकते हैं, जो एक अथॉरिटी के साथ एक समाजवादी पार्टी के रूप में बन चुकी थी। तो उनके पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र खुल गया था अपना काम करने का। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इनको इस बात का एहसास हुआ कि यह लोग इस पार्टी के खिलाफ या लेनिन के खिलाफ किसी भी प्रकार की बातें नहीं बोल सकते थे, और उस पार्टी ने सेंसरशिप कानून को लागू कर दिया। मैं आपको इसके बारे में फ्रांसीसी क्रांति में बता चुकी हूँ कि ये सेंसरशिप का जो कानून था, यह लोगों को सत्ताधारी व्यक्ति या सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ बोलने से रोकता था कि वह उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, ना छाप सकते हैं। इन बदलावों का जो परिणाम हुआ वो ये हुआ गृह युद्ध। इन बदलावों का परिणाम गृह युद्ध के रूप में सामने आया। अब आपस में ही जितने विचारधारक थे, जितने विचारधारा के लोग थे, जो बेल्शेविक थे और अन्य गैर बेल्शेविक जिन्हें नाम दिया गया, वह लोग आपस में लड़ने लगे। इसको फिर गृह युद्ध बोल दिया गया कि अब रूस में गृह युद्ध जैसी स्थितियां आ गई है। तो मैंने इसको आपको इजी हो पढ़ना गृह युद्ध, तो इसके लिए मैंने कुछ डिवीज़न कर दिया। आप देखिए कारण क्या है, गृह युद्ध किन कारणों से हुआ और इसके परिणाम क्या निकले, क्योंकि एग्जाम में आपसे कारण वाला पार्ट भी पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर एक मेन क्वेश्चन देके, या फिर परिणाम, या फिर हो सकता है कंपैरिजन पूछ लें, तो आपको नोट्स बनाने में ईजी हो जाएगा। पहला जो कारण है वह है
वह है भूमि वितरण। जब बेल्शेविक की पार्टी बनी तो उन्होंने सबसे पहले भूमि वितरण का काम शुरू कर दिया। मैंने आपको जैसे बताया पीछे की संपत्ति, जो सामाजिक संपत्ति की उन्होंने अवधारणा को स्थापित किया, तो उन्होंने बोला कि आप लोगों की संपत्ति को जमा कर सकते हैं, लूट सकते हैं, मतलब लूटना मतलब बड़े किसानदारों को, और छोटे लोगों को बांट देते। तो जब ये सरकार ने काम शुरू करा तो इसका कारण क्या हुआ कि सेना वहाँ की कमज़ोर पड़ गई। सेना के कमज़ोर होने का कारण क्या रहा, क्योंकि सभी व्यक्ति यहीं से आते थे, ये लोग गरीब होते थे या फिर ये भूमिहीन लोग होते थे, ये अपने परिवारों के पास जाते थे और ये भी भूमि वितरण में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, वह भी भूमि इकट्ठी करना चाहते थे। तो इसके कारण ये लोग सेना छोड़ छोड़ कर जाने लगे। इसीलिए रूस की सेना उस समय कमज़ोर पड़ने लगी, क्योंकि उसमें व्यक्ति नहीं थे। तो फिर मजबूती कैसे प्रदान होती उन्हें, ये कैसे उन्हें मजबूती मिलती। इसका क्या कारण हुआ भूमि वितरण का कि गैर बेल्शेविक, समाजवादी, उदारवादी, निरंकुशता समर्थक लोगों ने, मतलब जो लोग समाजवाद और गैर बेल्शेविक लोग थे या उदारवादी लोग थे या निरंकुश लोग थे, इन लोगों ने इस व्यवस्था का, भूमि वितरण व्यवस्था का उन्होंने आलोचना शुरू कर दी कि ये एक गलत तरीका है समाजवाद को फैलाने का। हालांकि इनकी बात को ज़्यादा सुना तो नहीं गया। फिर इसका अगला क्या हुआ कि जो स्वयं हम बोल सकते हैं बेल्शेविक लोग थे, जो इस व्यवस्था के खिलाफ थे, वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे, तो वह दक्षिणी रूस चले गए और उन्होंने बेल्शेविक रेड से जाकर वहाँ पर उनका युद्ध हुआ। क्योंकि वो समय था जब वहाँ के लोग कलर्स में डिवाइड हो चुके थे। जैसे देखिए यहाँ पर आप कि बेल्शेविक रेड्स हो गए, ग्रीन, वाइट, तो ऐसे कलर से आपको इजी हो जाएगा पहचानना कि आप किस समूह के बारे में बात कर रहे हैं। 1918 और 1919 के दौरान, उस टाइम पीरियड में ग्रीन, जो लोग समाजवादी क्रांति के समर्थक थे उनका कलर ग्रीन उन्होंने सेलेक्ट किया था, और जो लोग जार समर्थक थे उन्होंने सफ़ेद कलर सेलेक्ट किया था। इन लोगों का रूस के समाज पर नियंत्रण हो गया, मतलब इनका आपस में युद्ध हुआ और ये वाला जो ग्रुप था ये जीत गया। दोनों, इसमें दोनों कलर की बात हो रही है, आप देखिए एक बार, हरा और सफ़ेद दोनों ग्रुप जीत गया और उसने रूस के समाज पर अपना नियंत्रण जमा लिया। जो सफ़ेद था, यानी जो सफ़ेद ग्रुप था, उसका जो समर्थन मिला था वो था फ्रांसीसी, अमेरिकी और ब्रिटिश और जापानी लोगों का समर्थन मिला था। ये वही ग्रुप है जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मित्र ग्रुप, हम इसे बोल सकते हैं मित्र समूह, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो दो ग्रुप थे उसमें से एक का समर्थन किया था। ये वही है। इन्होंने बोला कि रूस में समाजवाद जैसी व्यवस्था अगर आएगी तो हो सकता है कि इसका विश्व व्यवस्था पर भी असर पड़ सके, इसलिए वह रूस में समाजवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। हमने यहाँ पे कारण तो देख लिए, हम अब परिणाम देख लेते हैं क्या परिणाम आए हैं। परिणाम ये हुआ उस गृह युद्ध का कि लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं सामने आई, अकाल जैसी समस्या आई, क्योंकि अब लोग अपनी अर्थव्यवस्था के विकास को छोड़कर अपने गृह युद्ध में फंस गए हैं, तो ये सब समस्याएं तो जरूर सामने आएंगी। और इसका एक और चीज़ हुआ कि वाइट्स, जितने भी सफ़ेद लोग थे, जो सफ़ेद ग्रुप था, उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। मतलब उन्होंने बेल्शेविक लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, क्योंकि इनका भी रूसी समाज पर एक अच्छा खासा नियंत्रण बन चुका था। इसके कारण ज़मीन पर कब्जा तो उन्होंने किया और उन्होंने किसानों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसके कारण खुद जो वाइट्स के समर्थक थे उन्होंने ही जो उन्होंने हरकत की, इसका उन्होंने समर्थन नहीं किया और गैर बेल्शेविक का समर्थन कम होता गया और ये जो ग्रुप था ये वीक होता चला गया, क्योंकि ग्रुप उनका वाइट जो ग्रुप था वो वीक हो गया। इसके कारण बेल्शेविक लोगों ने फिर से जनवरी 1920 में रूसी समाज पर कब्जा कर लिया, या हम बोल सकते हैं उस पर नियंत्रण बना लिया अपना। अब इससे रूस में किसी एक विचारधारा के लोगों का पूर्ण, हम बोल सकते हैं कि नियंत्रण बन चुका था। अब उनका विरोध करने के लिए कोई दूसरा ग्रुप नहीं बचा था। तो उसका क्या कारण, समर्थन में आप देखिए कि इसका समर्थन किन लोगों ने किया जब उन्होंने कब्जा किया, या हम बोल सकते हैं नियंत्रण किया, तो उसका समर्थन किया गैर रूसी और जादिदियों ने। जादिदी वह
लोग होते हैं जो ये होते तो मुसलमान हैं, ये मुसलमान शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये लोग अपने मुसलमानों में ही या इस्लाम में ही बदलाव की बात करते हैं। इन्हीं को जादीदी कहा जाता है और इनकी ठीक ठाक संख्या रूस में थी उस टाइम, और इन लोगों ने रूस में समाजवाद का या फिर बल्शेविकों का समर्थन किया। जब जनवरी 1920 में उन्होंने गैर बल्शेविक व्यक्तियों से रूस पर नियंत्रण बनाया और गैर रूसी राज्यों ने भी इसका समर्थन किया। जिन जिन लोगों ने इसका समर्थन किया उन सभी व्यक्तियों या उन सभी राज्यों को राजनीतिक स्वतंत्रता दे दी गई यूएसएसआर के अंदर। एक यूएस मतलब रूस अब एक यूनाइटेड स्टेट बन गया था, यानी वो अब एक बड़ा सा संघ बन चुका था। उसके अंदर राज्य आ सकते थे और उन सब संघ के राज्यों में जो भी राजनीति या जो भी बदलाव होंगे, सामाजिक व्यवस्थाएं होंगी, वो सब रूस की जैसी ही व्यवस्थाएं होंगी या समाजवादी व्यवस्थाएं ही होंगी। इतना तो हमने पढ़ लिया कि गृह युद्ध में क्या कारण रहे, क्या परिणाम रहे। अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं कि अब क्या हुआ, समाजवादी समाज का निर्माण कैसे हुआ। तो इसमें दो मैंने इसको भी डिवाइड करने की कोशिश की है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। तो इसका जो ये वाला पोर्शन है पूरा, ये सारा पॉजिटिव है और ये वाला पोर्शन उसका नेगेटिव है। तो चलिए हम पॉजिटिव से शुरू कर लेते हैं। गृह युद्ध चलता रहा लेकिन राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया भी जारी रही और किसान अपनी खेती भी करते रहे। मतलब कि गृह युद्ध जैसी व्यवस्था तो रही, लेकिन जो काम हो रहे थे राष्ट्रीय स्तर पर या फिर लोगों के जो आम जीवन में जो भी काम हो रहे थे वो चलते रहे। लेकिन एक चीज़ जो बहुत बड़ा बदलाव रूस में आया या रूस की अर्थव्यवस्था में आया वो ये था कि वहाँ के अधिकारियों ने अपनी अर्थव्यवस्था का आंकलन किया और यह पाया कि उन्हें केंद्रीकृत योजना शुरू करनी चाहिए। केंद्रीकृत योजना का मतलब कि एक ही सरकार है, उसने वो एक योजना बनाएगी, पूरे रूस को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देगी और उन्हें मानना पड़ेगा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा कि 5 ईयर्स, देखिए यहाँ पे 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक प्लान उन्होंने निकाला। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो सरकार बनती है उसका चुनाव कितने टाइम के लिए होता है, 5 साल के लिए। उन्होंने भी यहाँ पे यही चीज़ की कि जो उनका जो इकोनॉमी होगी, ठीक है, तो जिस प्रकार से वो बदलाव करेंगे इकोनॉमी, या हम एक टारगेट रखेंगे कि हम इस टाइम पीरियड के अंदर ये हमारा इकोनॉमी अचीवमेंट है या गोल है, हम इसको अचीव करेंगे। तो उन्होंने यही चीज़ की। तो उनकी जो पहली 2 योजनाएं थी वो थी औद्योगिक विकास, और इसका फ़ायदा भी उन्हें हुआ कि औद्योगिक उत्पादन बहुत अच्छे स्पीड से बढ़ गया और नए कारखाने भी बहुत जल्दी खुलने लगे। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ आया 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान्स का। इंडिया ने भी इसी चीज़ को देखकर 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान को अपनाया है। इंडिया में भी जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं या इकोनॉमिक गोल्स होते हैं वो 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, फिर उनको अचीव करा जाता है, फिर देखा जाता है कि क्या वह जैसे गोल बनाए गए थे वो अचीव हुए हैं या उनमें कुछ बदलाव आया है। तो इंडिया में भी हम समाजवाद का एक छोटा सा हम बोल सकते हैं कि गुण देख सकते हैं, प्रभाव रूस की प्रणाली का, रूस की अर्थव्यवस्था का। और भी जो बदलाव आया वो था कि उन्होंने विस्तारित स्कूलीकरण प्रणाली विकसित की। इसका मतलब था कि उन्होंने सबसे पहले शुरू किया स्कूल, सभी लोगों के लिए उन्होंने स्कूल जैसी व्यवस्थाएं शुरू कर दी कि कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, सभी स्कूल जाया करेंगे और ये सरकार के हाथ में होगा शिक्षा देना। फिर उन्होंने इसी के तर्ज पर विश्वविद्यालय भी खोले और विश्वविद्यालय में उन्होंने बहुत एक बड़ा बदलाव किया वो ये, क्योंकि आप आज के विश्वविद्यालयों से अब ये सब सुनने के बाद कंपैरिजन करने में इजी हो जाएगा आपको कि मजदूरों के प्रवेश की उन्होंने विशेष व्यवस्था रखी। उन्होंने बोला कि कोई भी मजदूर व्यक्ति अनपढ़ नहीं होगा, वो पढ़ा लिखा होगा और क्या बदलाव चाहिए समाज में वह अपनी शिक्षा के माध्यम से जान पाएगा। आप देख सकते हैं आज की जो हमारी विश्वविद्यालय की व्यवस्था है, क्या उसमें कोई मजदूर व्यक्ति जाके पढ़ सकता नहीं, उसे एक पर्टिकुलर एक एजुकेशन सिस्टम से होकर जाना पड़ेगा। लेकिन रूस में उन्होंने एक विशेष व्यवस्था बनाई थी कि आप बिना स्कूल गए भी ऐसी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। उसने चाइल्ड केयर होम कारखानों में शुरू किया, यानी जिन हम बोल सकते हैं महिलाओं के बच्चे उनके साथ हैं, छोटे हैं और उनके साथ हैं, तो वह वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाओं को शुरू कर देंगे ताकि अपने बच्चों को वहाँ पे पाल सके, अपने साथ रख सके, क्योंकि छोटे बच्चों को किसी के ऊपर छोड़ना तो बहुत खतरनाक भी हो सकता है कभी कभी। तो ये चीज़ें हमें देखने मिलती है कि वहाँ का जो समाज था वो
कैसे सभी वर्गों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा था, और लेनिन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था समाजवाद के लिए और उसने किस प्रकार स्थापना की थी रूस में, वो साफ नज़र आ रहा था। उसने बहुत अच्छा काम किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल की, यानी हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो, उसको हेल्थ इंश्योरेंस जैसी व्यवस्थाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, उसका फूड या उसको अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है समाजवाद के समय। कारखाने समाजवाद का प्रतीक बन गया, क्योंकि कारखाने बहुत जल्दी से बनने लगे, खुलने लगे, और बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलने लगी, उनका जीवन अच्छा सा बीतने लगा। तो लोगों को लगा कि कारखानों का जो श्रमिक है वह समाजवाद का बहुत समर्थक है। ये तो हमने पॉजिटिव चीज़ देख ली। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव चीज़, क्या उसमें नेगेटिव चीज़ें हुई। वहाँ पे एक जगह थी मैग्नीटोगोर्स्क। मैग्नीटोगोर्स्क में एक स्टील का प्लांट बनाया गया, वो 3 साल में बनकर तैयार हो गया। आप सोचिए कि आपके यहाँ हम बोल सकते हैं कि दिल्ली में जब एक पुल को बनाने में करीब 20 साल लग गए या 15 साल लग गए, कुछ इतना ही टाइम पीरियड लगा है, और उन्होंने पूरा का पूरा एक कारखाना बना डाला सिर्फ 3 साल के अंदर। तो देख सकते हैं कि समाजवाद और लोकतंत्र या उदारवाद में कितना डिफरेंट है, काम करने की स्पीड कितनी अलग है, ये सब हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये नेगेटिव क्यों है ये देख लेते हैं। बनते बनते ही ये 550 बार यहाँ पे काम रुका। उसका कारण क्या था कि वहाँ का जो टेम्परेचर उस टाइम नॉर्मल था, मतलब जैसा हमारा आज का गर्म टेम्परेचर है वैसे ही वहाँ का नॉर्मल गर्म टेम्परेचर था। तो इसके कारण लोगों को तीसरी, चौथी या फिर 10वीं 12वीं मंजिलों से ना सीढ़ियों के रास्ते से उतर के अपने डेली काम के लिए नीचे आना पड़ता था, और उन्हें बार बार ऊपर जाना पड़ता था। तो ये लोगों को बहुत मुसीबत लग रही थी, क्योंकि इनसे उनका फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो रहा था। अब है जो लोग काम पूरे दिन में, अगर ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो, जैसे वॉशरूम वगैरह के लिए नीचे आना पड़े, अगर ऐसी एक्टिविटीज़ उन्हें उसी बिल्डिंग पर या उसी आसपास की बिल्डिंग पर ही मिल जाए तो उनका टाइम बचेगा, उनका फिजिकल स्ट्रेंथ बचेगा, जो किसी भी काम को और जल्दी कर सकता है। इसके कारण लोग ना मेंटली रूप से बहुत डिस्टर्ब होते थे, और फिजिकल, क्योंकि जब आपको शारीरिक थकान होगी तो आप मानसिक रूप से बहुत चिड़चिड़े, बहुत गुस्सैल हो जाएंगे। ये चीज़ वहाँ की लोगों में देखने को मिली। तो ये हम बोल सकते हैं कि समाजवाद लोगों का ध्यान तो रख रहा है, लेकिन इस एग्जाम्पल से लगता है कि वहाँ पर लोगों की या मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं आपको इस चैप्टर का या ये जो मैंने आपको पढ़ा है इसका मैं आपको मैं आपको आज की वीडियो में यहीं तक समझाऊंगी, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखता है। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, और आपसे मेरी उम्मीद है कि इसे आप एक बार 2 बार ज़रूर सुनिए और एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, ताकि आपको कोई भी टॉपिक क्लियर हो जाए। और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको दोनों, मतलब टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करते होंगे। थैंक यू।